हेलो फ्रेंड्स, मैं एसटीटी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में आपको जो पिछले वीडियो में मैंने आपको डाला था बैंक समाधान विवरण, उसके अंतर्गत मैंने आपको बैंक समाधान विवरण का आशय, बैंक समाधान विवरण के महत्व और रोकड़ बही एवं पासबुक में शेष के अंतर के कुछ कारणों को हमने देखा था। उसके अंतर्गत हमने देखा था कि ऐसे व्यवहार जो कि रोकड़ बही में लिख लिए गए लेकिन पासबुक में नहीं लिखे गए, आज हम देखेंगे कि ऐसे व्यवहार जो पासबुक में तो लिख लिए गए हैं लेकिन रोकड़ बही में नहीं लिखे गए हैं, ये कौन कौन से सौदे होते हैं, इनका क्या इफेक्ट पड़ता है बैंक समाधान विवरण बनाते समय। ये काफ़ी परेशानी का विषय है। कई बालक जो है परेशान हो जाते हैं इन सौदों को लेकर के। तो आज वो सभी जो आपकी परेशानियां थी उनका समाधान आपको मैं बतलाने वाला हूं। आज हम देखेंगे ऐसे व्यवहार जो पासबुक में तो लिखे गए परंतु रोकड़ बही में नहीं लिखे गए, अर्थात पासबुक में एंट्री हो चुकी है, रोकड़ बही में नहीं हुई है। आप देख रहे हैं कि रोकड़ बही किसके यहाँ रहती है, रोकड़ बही जो है व्यापारी के यहाँ रहती है और बैंक के पास में पासबुक। तो अब पासबुक में लेखा हो जाना लेकिन व्यापारी की पुस्तक में लेखा नहीं होना, वो सारे ट्रांजेक्शन हम आज देखेंगे। तो सबसे पहला इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड में कि चेक बैंक में जमा कराए गए परंतु रोकड़ बही में लेखा नहीं किया गया। अब चेक, मान लीजिए चेक बैंक में जमा कराए गए, पहले तो आपको इसको समझना होगा कि चेक बैंक में जमा कराए गए तो कौन से चेक बैंक में जमा कराए गए। कुछ ग्राहकों ने व्यापारी को चेक दिया हुआ था, उन चेकों को व्यापारी ने क्या काम किया, बैंक में पहुंचा दिया कि यह उसके खाते में क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, तो उसके खाते की रोकड़ बढ़ जाएगी। तो चेक बैंक में जमा कराए गए परंतु रोकड़ बही में लेखा नहीं हुआ। अब मान लीजिए व्यापारी के पास कितने के चेक थे, 8,000 के चेक थे, तो उसने उस 8,000 के चेकों को बैंक पहुंचा दिया और सोचा था कि मैं अपने यहाँ जो है बही में, रोकड़ बही में जो है लेखा कर लूंगा, लेकिन वह व्यस्तता के चलते लेखा कार्य करना भूल गया। ठीक है, तो जब व्यस्तता के चलते वह अपनी पुस्तकों में लेखा कार्य करना भूल गया, मतलब रोकड़ बही में लेखा नहीं हुआ व्यापारी के यहाँ, जबकि पासबुक में उसने चेक तो पहुंचा दिए थे। तो चेक पहुंचाने के कारण उसका लेखा जो है बैंक ने कर चुका है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, बैंक, व्यापारी ने चेकों को पहुंचा दिया, कितने के चेक पहुंचा दिया, 8,000 रुपए के। तो जब 8,000 रुपए के चेक बैंक में पहुंच चुके हैं तो वह संग्रहित भी हो गए, न केवल पहुंचे थे व्यापारी के द्वारा पहुंचाए गए बल्कि बैंक ने उनका कार्य खत्म कर चुका है, मतलब उन चेकों को व्यापारी के खाते में जो है क्रेडिट कर चुका है। मतलब बैंक की पासबुक अब कितना शेष दर्शा रही, 18,000 रुपए दर्शा रही। 10,000 रुपए पहले का क्रेडिट बैलेंस था और 8,000 रुपए के चेक जो व्यापारी ने पहुंचाए थे वो चेक भी व्यापारी के खाते में जो है बैंक ने जमा कर दिया है। अर्थात अब जो है उसके खाते में जो पासबुक का शेष है वो 18,000 रुपए दर्शा रहा है, जबकि व्यापारी ने अपने यहाँ लेखा करना भूल गया था। चेक तो पहुंचा दिया था लेकिन लेखा करना भूल गया था। इस कारण से जो है अभी भी रोकड़ बही का जो शेष है वो कितना शेष प्रदर्शित कर रहा है, वो केवल 10,000 रुपए शेष प्रदर्शित कर रहा है। तो अब अगर रोकड़ बही के अनुसार इसको करना है, आपको ये देखना होगा कि किसके अकॉर्डिंग आपको करना है। रोकड़ बही के अनुसार शेष दिया है तो आपको पासबुक के अनुसार करना है, पासबुक के अनुसार शेष दिया है तो रोकड़ बही के अनुसार करना है। अब आपको मान लीजिए रोकड़ बही के अनुसार शेष दिया है और आपको किसके अनुसार करना है, पासबुक के अनुसार करना है। तो पासबुक के अनुसार करना है तो पासबुक के अनुसार करने के लिए जो पासबुक में हुआ है वही काम आपको व्यापारी को जो है अपनी रोकड़ बही में करना होगा। तो अब पासबुक में क्या काम हुआ है, 8,000 रुपए प्लस हो चुके हैं, तो रोकड़ बही में भी व्यापारी को क्या काम करना है, वो उतना लेखा करना भूल गया था तो उसे भी क्या करना पड़ेगा, 8,000 रुपए से अपने खाते को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तभी उसका शेष भी कितना होगा, 18,000 रुपए होगा। तो यह मद जो है जोड़ने वाली मद प्लस आइटम के रूप में लिख दी जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि ये सौदे का प्रभाव क्या पड़ा कि व्यापारी के यहाँ रोकड़ बही में लेखा नहीं हुआ था तो व्यापारी ने भी 8,000 रुपए से जो है अपने रोकड़ बही को में जो है क्रेडिट कर चुका है। तो दोनों का शेष कितना कितना हो जाएगा, 18,000 रुपए हो जाएगा, मतलब बराबर बराबर शेष हो जाएगा। इसके बाद में हम सेकंड देखते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है, बैंक द्वारा डेबिट किए गए व्यय। मतलब कुछ व्यय ऐसे हो सकते हैं जो कि बैंक ने डेबिट कर चुका है। डेबिट कर चुका है मतलब व्यापारी की जो पासबुक है, पासबुक से जो 10,000 रुपए जमा था, 10,000 में से उस बैंक व्यय को हटा करके प्रदर्शित कर रहा है।
ऐसे बहुत सारे व्यय हो सकते हैं, जैसे कि SMS वगैरह मोबाइल में आते हैं कि जब भी ट्रांजैक्शन होते हैं, व्यापारी ने पैसा निकाला तो SMS आ जाएगा, व्यापारी ने पैसा जमा किया तो SMS आ जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी सेवाएं हैं जो बैंक अपने ग्राहकों को प्रोवाइड करता है। तो ऐसी स्थिति में इसके बदले में बैंक कुछ चार्ज भी लेता है। तो SMS का जो मंथली या 6 माही या जो भी चार्ज होगा उसका, तो वह लगा लिया। तो कहने का मतलब ये है कि व्यापारी की जो रोकड़ पासबुक में जमा थी, जितनी रोकड़ 10,000 रुपये जमा थी, तो उस 10,000 रुपये में से मान लीजिए 200 रुपये बैंक ने लगा लिया। तो बैंक व्यय का लगाया तो बैंक ने क्या काम किया, उस पैसे को जो है माइनस कर दिया। तो 10,000 रुपये रोकड़ पहले की जमा थी, 200 रुपये चार्ज लग गए। तो अब यहाँ पे कितना बचेगा, 9,800 रुपये शेष प्रदर्शित की जा रही है कि अब व्यापारी का शेष कितना बचा है, 9,800 रुपये। और ये कहाँ बताया जा रहा है, बैंक की पासबुक में। अब देखिए, ये SMS का चार्ज की सूचना व्यापारी को नहीं दी गई। व्यापारी को नहीं देने के कारण जो है ये 200 रुपये जो है माइनस नहीं हो पाया है, रोकड़ बही में इसका लेखा नहीं हुआ है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, पासबुक के अकॉर्डिंग करना है, तो 200 रुपये को आपको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस 9,800 रुपये उसकी अकॉर्डिंग हो जाएगा, पासबुक के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस मद को घटाना है, क्योंकि रोकड़ बही में घटी नहीं थी जबकि पासबुक में लेखा हो चुका था। तो जैसा पासबुक में हुआ तो वैसा आपको यहाँ पे करना। ये काम आपको कब करना है, जब आपको रोकड़ बही के अनुसार शेष दिया हो और पासबुक के अनुसार आपको शेष निकालना है। और वो भी कौन सा शेष, रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट डेबिट शेष दिया हो, रोकड़ बही के अनुसार जो है मतलब व्यापारी की रोकड़ बैंक में जमा हो, उस कंडीशन में ये 200 रुपये आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो आपको उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है कि रोकड़ बही के अनुसार कौन सा शेष दिया है, डेबिट शेष है, क्रेडिट शेष है, आदि विकर्ष है। तो परिस्थितियां पलट जाएंगी, जो मादे जुड़ने वाली थी वो घट जाएंगी, जो मादे घटने वाले थे वो जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर यह मत, चूंकि पासबुक में 200 रुपये डेबिट कर दिए गए थे और रोकड़ बही में नहीं हुए थे व्यापारी के यहाँ, तो रोकड़ बही से भी 200 रुपये को डेबिट कर दिया जाएगा, अर्थात माइनस कर दिया जाएगा। तो जैसा पासबुक में हुआ वैसा ही रोकड़ बही में हो जाएगा। तो ये माइनस वाली मद थी। अब हम तीसरी मद की चर्चा करते हैं कि तीसरी मद आपकी क्या है, बैंक द्वारा दिया गया ब्याज आदि। तो बैंक के द्वारा जो ब्याज दिया जाता है किसको, व्यापारी को। व्यापारी का पैसा आपको पता है कि ये 10,000 रुपये बैंक में जमा है। तो जब यह पैसा बैंक में जमा रहता है तो एक निश्चित अवधि 6 माह, 3 माह या 10 माह, 12 माह बाद उसको जो है ब्याज एक निश्चित तिथि को दिया जाता है, क्योंकि ये इसका जमा धन है, जमा धन पर ब्याज मिलता है बचत खाते में। तो उसको ब्याज दिया गया। जब बैंक के द्वारा ब्याज दिया गया मतलब व्यापारी की रोकड़ क्या हो गई, बढ़ गई, अर्थात व्यापारी का जो खाता था वो क्रेडिट कर दिया गया। मान लीजिए ब्याज का 800 रुपये दिया गया उसे, तो 800 रुपये से उसका ब्याज की रकम से उसका जो बैंक का बैलेंस था वो क्या हो गया, पासबुक में बढ़ गया, मतलब 10,800 रुपये अब क्रेडिट हो गए, उसके खाते में 10,800 रुपये क्रेडिट हो गए। ये काम कहाँ हुआ, बैंक में, पासबुक में हो गया। अब रोकड़ वही कंडीशन देखें तो व्यापारी को इसकी बैंक के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई। इसके कारण व्यापारी अभी भी क्या कह रहा है कि व्यापारी के पास जो है 10,000 रोकड़ थी, उसकी रोकड़ वही में 10,000 लिखा था, तो वो बोल रहा है कि अभी भी 10,000 थी। जबकि पासबुक में बैंक क्या कह रही है, बैंक कह रही है कि आपकी रोकड़ बढ़ करके कितनी हो चुकी है, 10,800 रुपये हो चुकी, मतलब 800 रुपये ब्याज का आपके खाते में क्रेडिट हो गया है। तो अब उसके अकॉर्डिंग अगर आपको करना है पासबुक के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, रोकड़ बही में 800 रुपये ब्याज का जो है प्लस करना पड़ेगा। तो ये प्लस करने वाली मत है। इसका लेखा भी कहाँ, पासबुक में हो गया है बैंक में, लेकिन रोकड़ बही में व्यापारी के यहाँ इसका लेखा नहीं हुआ। अगली मत की हम बात करें कि बैंक द्वारा सीधे भुगतान। बैंक के द्वारा जब सीधे भुगतान कर दिया जाता है, जैसे कि बैंक ने स्थायी आदेश दे दिया था कि भाई मेरा कुछ पैसा LIC वो बीमा कंपनी को जाता है, तो आप लोग, मैं भूल जाता हूँ, इसलिए आप जो है ये 800 रुपये का या 1,000 रुपये की जो किस्त है प्रीमियम की, वह किस्त को आप जमा कर दें। ऐसा स्थायी आदेश किस्त को दे दिया, व्यापारी ने बैंक को दे दिया। तो बैंक बिल्कुल नहीं भूलता है। बैंक ने जो व्यापारी की आज्ञा थी उसके अनुसार जो है 1,000 रुपये प्रीमियम का क्या कर दिया, पटा दिया। किसको पटा दिया, बैंक ने जो है बीमा कंपनी को पटा दिया। तो व्यापारी का जो पैसा क्रेडिट था, मतलब 10,000 रुपये था, तो 1,000 रुपये स्थायी आदेश के अनुसार बैंक ने क्या काम किया, बीमा प्रीमियम का चुका दिया। तो 1,000 रुपये को क्या कर देगा, उसका बैलेंस माइनस कर देगा, मतलब अब व्यापारी का शेष
बैंक की पासबुक में कितना बचेगा, मात्र 9,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस बचेगा, क्योंकि 1,000 रुपये का बीमा प्रीमियम उसने स्थायी आदेश के अनुसार जो है पटा दिया गया है। तो ये बैंक के द्वारा क्या हुआ, सीधा भुगतान बीमा कंपनी को किया गया है। इसकी सूचना जो है व्यापारी को नहीं मिलने के कारण जो है रोकड़ बही में कोई लेखा नहीं किया गया। तो अब अगर पासबुक के अकॉर्डिंग आप व्यापारी को करना है तो पासबुक में जो है 1,000 रुपये माइनस कर दिए गए थे, मतलब डेबिट कर दिए गए थे, तो रोकड़ बही में भी इस मद को क्या करना पड़ेगा, 1,000 रुपये से डेबिट करना पड़ेगा, तभी जाकर के जो है 9,000 रुपये का बैलेंस यहाँ पर भी बचेगा। तो ये मद भी क्या हो गई, आपकी घटाने वाली मद हो गई, अर्थात आप पासबुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो इस मद का लेखा जो है पासबुक में हो गया था, लेकिन रोकड़ बही में नहीं हुआ। अगली मद हम देखेंगे, ग्राहक द्वारा बैंक को सीधे भुगतान किया गया। अब ये क्या होता है, इसको समझें। जो व्यापारी का ग्राहक था, व्यापारी उसको माल उधार बेचना, उससे खरीदना, ये ट्रांजैक्शन होते रहते हैं किसके, व्यापारी और ग्राहकों के मध्य। तो व्यापारी ने किसी ग्राहक को माल उधार बेचा था, अब वो ग्राहक को, व्यापारी को पैसा चुकाना था, लेकिन ग्राहक ने क्या काम किया, सीधे बैंक में उसके अकाउंट में, मतलब व्यापारी के अकाउंट में पैसा जमा कर दिया। तो व्यापारी के अकाउंट में ग्राहक ने पैसा जमा किया तो सीधे बैंक गया, बैंक में पैसा जमा किया, मान लीजिए 2,000 रुपये जमा किया, तो 2,000 रुपये से व्यापारी का खाता क्या कर दिया गया, पासबुक में क्रेडिट कर दिया गया, अर्थात पासबुक का शेष जो है 10 की जगह कितने हजार हो गया, 12,000 रुपये हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि इसका लेखा भी क्या बैंक की पासबुक में हो चुका है, मतलब ग्राहक ने बैंक में सीधे भुगतान किया, इस कारण से 10,000 की जगह 2,000 रुपये और प्लस करके 12,000 रुपये बैलेंस अब पासबुक में व्यापारी का बताने लगा। अब इसकी सूचना ग्राहक को नहीं थी, इसकी सूचना जो है व्यापारी को ग्राहक ने नहीं देने के कारण जो है व्यापारी अभी भी क्या कह रहा है कि मेरे खाते में जो है 10,000 रुपये ही जमा है, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि उसके ग्राहक ने जो है सीधे बैंक में पैसा जमा कर चुका है। इस कारण से जो है व्यापारी अभी भी 10,000 रुपये का शेष बतला रहा है, उसकी रोकड़ बही में 10,000 का शेष प्रदर्शित हो रहा है। तो इसको क्या करना है, पासबुक के अकॉर्डिंग अगर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वहां पे 2,000 रुपये पासबुक में बैंक में प्लस कर दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पे भी 2,000 रुपये से इसको क्या कर देना है, आपको बढ़ा देना है, अर्थात यहाँ पर भी शेष कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये हो जाएगा और पासबुक के अकॉर्डिंग हो जाएगा। मतलब यह मद क्या करने वाली है, प्लस करने वाली है। क्यों, क्योंकि व्यापारी का पैसा था जो ग्राहक ने सीधे उसके बैंक खाते में जमा कर दिया। तो इसका लेखा भी जो है पासबुक में तो हो गया था, बैंक की पासबुक में, लेकिन रोकड़ बही में नहीं हुआ था। अब हम आगे अगली मद देखते हैं, बैंक द्वारा बैंक भुनाए गए बिलों का अनादरण होना। अब भुनाए गए बिलों का अनादरण होना मतलब क्या होता है, कई बार व्यापारी के पास जो बिल पड़े रहते हैं, प्राप्य बिल, देय बिल, तो प्राप्य बिल को उसने क्या काम किया, कस्टमर के द्वारा 2-3 माह के बाद जितना भी उनकी अवधि तय हुई थी उसके बाद में वह पैसा व्यापारी को मिलता। तो व्यापारी ने क्या काम किया कि उस बिल को जो है, उसको व्यापारी को पैसे की तुरंत में आवश्यकता थी, उस कारण से उसने उस बिल को जो है बैंक से क्या कर लिया, बना लिया। तो तत्काल पैसा व्यापारी को तो मिल गया। अब जब 2-3 महीने बाद जब उसकी समय अवधि आई, परिपक्वता भुगतान तिथि आई, तो भुगतान के लिए बैंक ने उस कस्टमर के पास गया जिसने बिल पर अपनी स्वीकृति दी थी। तो ऐसी स्थिति में उस ग्राहक ने उस बिल का भुगतान करने से जो है मना कर दिया। इसके कई कारण हो सकते हैं मना करने के। तो कहने का मतलब यह है कि वो बिल क्या हो गया, अनादृत हो गया, जो बैंक के द्वारा ग्राहक को पहुंचाया गया था कि भाई पैसे चुका दो। तो ऐसी स्थिति में अब अनादरण हो गया, तो बैंक ने तो पहले ही व्यापारी को पैसा, बिल भुनाया जा चुका था, इसलिए पहली पैसा जो है बैंक के द्वारा व्यापारी को चुका दिया गया था। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, बैंक के पास क्या ऑप्शन बचा, भाई वो पैसा तो बैंक तो व्यापारी को दे चुकी, लेकिन ग्राहक जो है बैंक को पैसा देने को तैयार नहीं, बिल अनादृत हो चुका है। क्योंकि व्यापारी की रोकड़ जो है बैंक की पासबुक में जमा है 10,000 रुपये, इसलिए वो जितने का भी बिल था, मान लो 4,000 का बिल था और वो अनादृत हो चुका है, तो बैंक क्या काम करेगा, 4,000 रुपये से जो है व्यापारी के खाते को डेबिट कर देगा। डेबिट कर देगा मतलब कम कर देगा, क्योंकि वो बिल का पैसा बैंक को प्राप्त नहीं हुआ है अनादरण होने के कारण। इस कारण से जो है अब पासबुक का शेष कितना बचेगा, मात्र 6,000 रुपये बचेगा। जबकि रोकड़ बही में इसकी सूचना व्यापारी को ना मिलने के कारण व्यापारी अभी भी कह रहा है कि उसका पैसा जो है 10,000 रुपये जमा है, और बैंक कह रहा है कि वो चेक जो अनादृत हुआ था उसको हमने आपके खाते को डेबिट कर चुका है, अर्थात 4,000 रुपये जो है कम हो चुका है। तो अब वहां पे 6,000 रुपये हो गया है,
पासबुक में और रोकड़ बही में जो है अभी भी 10,000 रुपये है। अब इसकी सूचना जब बैंक व्यापारी को देता है तो व्यापारी भी अपने यहाँ क्या कर देता है, 4,000 रुपये से जो है व्यापारी अपने यहाँ अपने ही खाते को क्या कर देता है, डेबिट कर देता है। अर्थात जो है उसके पास रोकड़ जो है अब 6,000 रुपये बचती, मतलब दोनों तरफ का शेष क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसका लेखा भी, इस बिल का लेखा पासबुक में हो गया था लेकिन रोकड़ बही में नहीं हुआ था। रोकड़ बही में तब हुआ जब बैंक ने व्यापारी को सूचना दिया। तो इसको भी आपको क्या कर देना, माइनस करने वाली मत जाएगी। तो इसका लेखा भी पासबुक में हो गया है लेकिन रोकड़ बही में नहीं हुआ। हम अगली मत देखते हैं, बैंक द्वारा संग्रहित बिल लाभांश आदि। तो बैंक के द्वारा जो संग्रहित बिल लाभांश आदि से तात्पर्य क्या है कि व्यापारी के द्वारा जो है जो बिल या लाभांश की राशि व्यापारी ने बोल दिया था कि आप स्थायी रूप से आदेश कर दिया था बैंक को कि मेरा जो लाभांश है दूसरी कंपनियों का, आप उसको मेरे खाते में क्या कर दीजिएगा, क्रेडिट कर दीजिएगा। और यह कहकर के व्यापारी भूल गया। अब भूल गया लेकिन बैंक नहीं भूलता है। बैंक ने निर्धारित समयावधि में जो है दूसरी कंपनी का लाभांश जो व्यापारी को मिला था उस लाभांश को उसके खाते में क्रेडिट कर दिया। अर्थात मान लीजिए लाभांश की राशि जो है 2,000 रुपये या 1,000 रुपये थी, तो 1,000 रुपये से व्यापारी का खाता क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट कर दिया मतलब जितनी रकम उसकी जमा थी, मान लीजिए 10,000 जमा थी और 1,000 रुपये लाभांश का मिला, तो वो लाभांश का पैसा व्यापारी का था। इसलिए संग्रह होने के बाद जो है पासबुक में बैंक ने क्या काम किया है, उसको बढ़ा दिया है। अर्थात व्यापारी का बैलेंस अब 11,000 रुपये हो गया है। जबकि रोकड़ बही की अगर बात करें तो इसकी जानकारी व्यापारी भूल गया था कि बैंक ने लाभांश भी जमा कर दिया होगा और कंपनी से लाभांश मिला होगा, ये बात वो भूल गया। इस कारण से अभी भी वो क्या कह रहा है कि अभी भी जो है मेरी रोकड़ 10,000 रुपये ही जमा है। तो इसका लेखा जो है एक पासबुक में हो चुका है लेकिन रोकड़ बही में नहीं हुआ है। जब बैंक इसकी सूचना व्यापारी को देगा तो व्यापारी भी अपने यहाँ लेखा कर लेता है। अर्थात 1,000 रुपये से जो लाभांश का पैसा उसको मिला था उसको वह अपनी रोकड़ बही में भी बढ़ा देता है। मतलब यह मद भी कौन सी हो गई, जो है व्यापारी के खाता इससे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। इसका लेखा भी व्यापारी के यहाँ हो चुका है। तो ऐसी बहुत सारी मदें हैं जो कि जिनका लेखा जो है पासबुक में तो हो जाता है लेकिन रोकड़ बही में नहीं हो पाता है। जब बैंक सूचना देता है किसको, व्यापारी को, कि ये ट्रांजैक्शन हुए थे, तो जो भी गलतियां हो चुकी हैं रोकड़ बही में जो लेखे नहीं हो पाए हैं उनका लेखा भी पासबुक के अकॉर्डिंग जो है व्यापारी कर लेता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक एवं शेयर करें और अगले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, इसके लिए आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। नमस्कार।